साहित्यिक पत्रिकाएं आप लोग कहते हैं खत्म हो जाएगी, नहीं होगी। अखबार खत्म नहीं हुए, प्रिंट मीडिया कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। जब तक आदमी जिंदा है तब तक प्रिंट मीडिया जिंदा रहेगा। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम राजसमंद की एक बड़ी शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। देश भर के जाने माने लेखक हैं जिनकी लगभग 15 किताबें कहानी की और कविताओं की प्रकाशित हुई हैं और उन्होंने एक लंबे अरसे तक अपनी ज़िंदगी की, मतलब आप ये समझे कि 50 साल तक उन्होंने राजसमंद से एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसके संपादक रहे हैं और वो देश भर की बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रिका रही हैं और उनसे जानेंगे कि उनका ये जो साहित्यिक सफ़र जो रहा है वो कैसा रहा, उसके क्या पड़ाव रहे, क्या उनको मुसीबतें रही। नमस्कार सर। ये लेखन की प्रेरणा आपको सबसे पहले कहाँ से मिली? सर, मैं एक बात बताऊँ आपको कि लेखन की प्रेरणा तो मुझे मेरे माता पिता से मिली जी। मेरी माता जी मतलब रात में दोनों भाइयों को कहानियाँ सुनाया करती थी, तो वो माता का प्रभाव मुझ पर रहा। और पिताजी, आपको यह भी बता दूं, पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो उर्दू और हिंदी पढ़ते थे। वो उनकी नौकरी अपने द्वारकाधीश मंदिर में थी और वो पुलिस में थे। अच्छा। तो वहाँ जो लोग आते थे उनसे वो हिंदी सीखते। उर्दू तो उन्होंने पढ़ी थी कहीं, हिंदी सीखते थे। इस वजह से उनके पास चंद्रकांता संतति, किस्सा 3.5 यार का, किस्सा हातिम तई, किस्सा तोता मैना, ये किताबें उनके बक्से में रखी हुई थी। अच्छा। तो हम उनको उथल पुथल करके देखते थे, पढ़ते थे। तो उन किताबों से मुझे और माता जी की कहानियों से ये प्रेरणा मिली कि यार अपने को भी कुछ लिखना पढ़ना चाहिए, पर वो कभी बना नहीं। दरअसल मैं बताऊँ आपको, मैं पढ़ लिख करके पुलिस में जाना चाहता था, मतलब CID बनना चाहता था। अच्छा। मेरे अंदर खोजी दृष्टि थी एक। तो मैंने कहा अपन ये कर, लेकिन किस्मत की बात है कि मेरे हाथ में कलम आ गई और मैं लिखने पढ़ने लग गया कि 11-12 बजे बड़े ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी, चीखें चिल्लाने। मैंने कहा क्या हो रहा है यार, कहाँ कोई किसी को मारपीट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है। तो मैं कमरे से निकल कर मैंने देखा कि एक पतिदेव पति को मार रहे, पीट रहे हैं और बड़ी बुरी। तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। उम्र में छोटा ही था मैं, वो तो बड़े थे। तो वो एकदम हतप्रभ रह गए और उन्होंने मेरी तरफ देखा, लेकिन वो बस उनका मारपीट रुक गई और मुझे उन्होंने कुछ एक शब्द भी नहीं कहा। अच्छा। क्योंकि उनको मालूम था कि मैं किस परिवार से आता हूँ, कैसे लोग हैं हमारे परिवार में। तो वो उस दिन के बाद मैं जब घर गया वापस, तो वो उसकी चीखें चिल्लाहटें मुझे परेशान करते। फिर मैंने एक वो कह रही थी, अरे धरती रहना कोई तो बचाओ रहे। तो फिर मैं गया, तो मैंने वो एक कहानी लिखी सबसे पहले, पृथ्वीनाथ, पृथ्वी का नाथ कोई तो बचाओ रहे। तो मैंने वो कहानी सबसे पहले लिखी और उसके बाद लेखन चल। एक जैसे आपके जन्म से जुड़ी हुई कहानी बड़ी रोचक है, मैंने जैसा सुना था। बहन थी हमारी, सबसे बड़ी बहन थी, उसकी शादी भी हो चुकी थी और उसकी शादी के बाद वो ससुराल थी और न जाने क्या क्या मन्नतें मांगते मांगते कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में मेरा जन्म हुआ। टोटके करते हैं ना अपने जिंदा रखने के। तो मेरी माता जी को भी किसी ने कहा कि आप इसको रोड़ी पे डालो। मुझे ले जाकर दरवाजे के बाहर रोड़ी पे डाल दिया। वहाँ एक हरी बाई थी जो सफाई कर्मी थी, उन्होंने गोद में ले लिया। माँ ने फिर एक चांदी के सिक्के में उनसे मुझे वापस खरीद ला। क्या बात है, ये कहानी। और उसके बाद मैं जिंदा रहा और एक भाई और हुए। तो वो भी पहली जो कहानी छपी उसके बाद ये यात्रा कैसे आगे तक अनवरत रही और उसके बाद क्या स्थिति? 1959 में कहानी छपी जी। उस साल मैं हाई स्कूल में तो फेल हो गया जी। साल और पढ़ा जी। 59 में मेरी कहानी छपी। 59 में मेरी नौकरी लगी, शिक्षक बन गया मैं। संबोधन का प्रकाशन की प्रेरणा कैसे मिली और उसका प्रारंभ आपने कैसे किया? कि प्रेरणा तो नहीं मिली, मैं तो लिखता ही था, कहानी कविता लिखने लगा। जब साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी तो बाद में धर्मयुग में भी छप गई मेरी एक चीज़। तो मैंने सोचा यार अपन साहित्यिक पत्रिकाओं को भेजे, उस वक्त यहाँ नहीं आती थी। मैं उर्दू से हिंदी में आया हूँ। अच्छा। सबसे बड़ी बात, मैं उर्दू में
यहाँ बहुत मशहूर पत्रिका थी शमा, उर्दू में निकलती थी, और एक जमालिस्तान कहानियों की पत्रिका थी। तो ये मैं कांकरोली के अंदर शमा तो बहुत आती थी, वो अच्छा। पहेलियाँ भरते थे ना लोग, मुंह में रुपए कमाते थे। मेरे भी आया हुआ पुरस्कार। सोचा यार अपन लिख तो रही हैं, तो मैंने फिर एक अच्छी पत्रिका है हिंदी की, उसको मैंने एक रचना भेजी। सही बात है। तो उन्होंने स्वीकृत कर लिया, उन्होंने कहा आपकी रचना स्वीकृत है और आप इस पत्रिका के सदस्य बन जाओ। तो मैंने चंदा भेज के सदस्य बन गया। उस वक्त तो बहुत 94-96 में पत्रिकाएं मिलती थी, 2, 2.5, 3 रुपए का बनियाड़ के यार वो हो गया। फिर जब उनका वापस कोई पत्र नहीं आया तो मैंने उनको पूछा कि क्यों साहब वो मैंने आपको मनी ऑर्डर मिल गया होगा? हाँ वो मिल गया, लेकिन रचना हम जब छापेंगे तब आप 5 सदस्य हमारे इसके बनाएंगे। ओहो, अच्छा। तो मैंने कहा आपको इसको छापने की जरूरत नहीं। सही बात। मेरी मेरी कविता में दम होगा तो वो कहीं भी छप जाएगी। जी। मैं कोई आपके एजेंट थोड़ी हूँ यार। तो मैंने उनको कहा, तो नाराज हुए वो। सही बात। और फिर मैंने सोचा कि ऐसी एक पत्रिका निकाली जाए जिसमें किसी को प्रतिबद्ध नहीं होना पड़े, किसी को चंदा देना है या ग्राहक बनाना है या कुछ करना है, दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये दिमाग में लगाया, मैंने भारत सरकार को वहाँ रजिस्ट्रार के पास नाम भेजे। आपने शायद नाम सुना हो, हिंदी के एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं मणि मधुकर, अब इस दुनिया में नहीं है, संबोधन नाम भी था। अच्छा, उन्होंने नाम हाँ, उन्होंने नाम सुझाया है। समय तक 50 साल तक एक पत्रिका का प्रकाशन अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस ये जो सफ़र जो रहा उस दौरान आपको क्या क्या दिक्कतें रही? बहुत दिक्कतें आई साहब, बहुत दिक्कतें आई, पर एक जुनून था मुझ में कि मुझे ये काम करना है। और मेरी एक आदत है, या तो मैं हाथ नहीं डालता किसी काम में, और डालता हूँ तो वो काम पूरा करके। लेखक अगर बनना सिर्फ एक कलम उठाना ही नहीं है, उसके जीवन के कितने कितने कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को प्रेरणा मिलेगी इससे। 1-2 उदाहरण दे देता हूँ आपको कि मैं जब निकाल रहा था तो पैसे की तो दिक्कत थी। मैं 80 रुपये में अध्यापक की नौकरी में गया, तो उस वक्त शायद 100 रुपये मुझे मिलते होंगे। अब 100 रुपये में मैं परिवार भी चलाऊँ, पत्रिका में निकालूँ। वैसे ही पत्रिका में आज जितना पैसा लगता है उस वक्त नहीं लगता था, कम लगते थे। और तो क्या करें, तो कुछ विज्ञापन के लिए दौड़ धूप इधर उधर। तो एक सज्जन शर्मा साहब, ये अपने शास्त्री मार्केट वाले नारायण लाल जी का, वो हमारे अच्छे परिचित और मित्र थे। तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा साहब आपका एक विज्ञापन छाप दें। उस वक्त विज्ञापन रेट 10 रुपये था। सही बात है। तो क्या, हाँ कमरे से छाप दो, अच्छे प्रेमी आदमी थे। इसी तरह से एक सज्जन को और कहा मैंने, तो उन्होंने बना दिया और छाप दिया। एक साइकिल वाले थे। जब वो छपी पत्रिका में यहाँ शर्मा जी को दी और मैंने कहा साहब बिल दिया उनको, तो उन्होंने कहा यार कमर से रोकड़ पैसे तो है नहीं, ये फाचने बड़ी है यहाँ लकड़ी की, और आपके साइकिल पे जितनी आ जाए उतनी ले जाओ, आप बांध के ले जा सकते हो। तो मैंने साहब वो लकड़ियाँ बांध करके वहाँ से ले गया। फिर मैंने वो उन सज्जन को बिल दिया। उस वक्त 20 रुपये थे पेज के। तो उनको मैंने कहा साहब ये बिल। तो उन्होंने किस बात का? और मैंने कहा आपका विज्ञापन छापा है तो 20 रुपये दीजिए। तो उन्होंने कहा यार पैसे तो आप दो, मुझे 20 रुपये। सही बात है। मैंने कहा किस बात के लिए? क्या आपकी पत्रिका की हमारी दुकान का विज्ञापन छापा जो प्रचार हो रहा, आपकी पत्रिका चलेगी? पत्रिका ज़्यादा चलेगी। सही बात है। मुझे बड़ी हंसी आई, क्या आदमी है यार। और सही बात ऐसे कड़वे मीठे। नहीं जैसा, हाँ घिसूलाल जी कोठारी, हाँ उनका सहयोग रहा, सांखला जी का रहा, बोरा साहब का रहा, बेरुलाल जी बोरा का रहा। इस परिवार साहब इन्होंने कभी इनकार नहीं किया सहयोग के लिए। लेकिन मेरे एक दोस्त हैं किशन कबीरा, सेवा भाभी हैं। सही बात है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ चलो, मैं कुछ विज्ञापन आपको दे देता हूँ। सही है। तो एक फैक्ट्री में ले गए, वो किसी करोड़पति की फैक्ट्री थी, तो वो टाइप किया हुआ लेटर उनको दिया। तो उन्होंने वो नौकर को कहा अरे जा फला नाम लिया उसने, 100 रुपये ला आपने दे। 100 रुपया। मैंने कहा क्या है सेठ साहब? कि ये आपको भेंट। मैंने कहा ऐसा है, मैं भेंट नहीं लेता, मैं तो विज्ञापन अगर आप देना चाहें तो मैं उसकी रेट है उस हिसाब से दे दें। सही बात है। नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। करे यार क्या बात कर रहे हो, मेरे यहाँ तो 50-50, 25-25 रुपये में लोग आते हैं, मैं देता हूँ तो खुश होते हैं। मैंने कहा ऐसा है, मैं भिखारी नहीं हूँ। सही है। मैं कलम जीवी हूँ। सही बात है। एक काम करना, आप कभी ऐसी पत्रिका निकालें तो आना, मैं आपको 1000 का विज्ञापन दूंगा। ये उनके
ये मैंने कहा उस आदमी को, यहाँ का ये इतिहास रहा। सही बात ऐसे लोग भी यहाँ सही बात है, हैं जो करोड़पति होते हुए बिल्कुल बिल्कुल सही बात ऐसी मानसिकता रखते हैं। कौन कौन सी कहानियों ने आपको एक बड़े प्रतिष्ठित कहानीकार के रूप में स्थापित किया? कौन सी कहानी आपकी सबसे ज़्यादा पढ़ी गई और मेरी उस सारी कहानियाँ जी सभी ने मुझे प्रतिष्ठा दी। कोई ऐसी कहानी मैंने हल्की फुल्की कहानी लिखी नहीं। अच्छा ऊंचे कद का आदमी, हाँ ऊंचे कद का आदमी पर टेलीफिल्म बनी है अच्छा भारत सरकार दूरदर्शन से, जी और वो खूब प्रचलित थी, बहुत चर्चित हुई उसकी। हाँ आपका जो दौर रहा है लेखन का, उस दौरान भारत के कौन कौन से प्रतिष्ठित लेखक से आपका संपर्क रहा? मेरा तो हिंदी के हर बड़े लेखक से संबंध रहा, चाहे वो डॉक्टर नामवर सिंह जी हों, जी चाहे राजेंद्र यादव हों, चाहे कमलेश्वर जी हों, चाहे विष्णु नागर हों, विष्णु प्रभाकर हों। कहानी के अलावा भी और कौन कौन सी विधा में आपने लेखन किया है? मैंने शुरुआत तो कहानी से की, जी लेकिन कविताएं मेरी बहुत सशक्त है, लोग बहुत पसंद करते हैं कि उसमें वो क्या आग उगलती है सा और ये है वो न जाने क्या क्या लिखा लोगों ने। तो खैर मैं तो नहीं लगता कि आग उगलती होती तो कहीं आग वाग लग जाती, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो कई लोगों ने बहुत अच्छा अपने ढंग से लिखा उसके ऊपर, और मैंने उपन्यास भी लिखा है जी 74 में, अच्छा 74 में, और वो मैंने एक दोस्त के उत्सव में लिखा, अच्छा नाम नहीं बताऊंगा उसका। हाँ हाँ कोई उनके भी खटपट थी, मेरे तो नहीं थी, और मैं यूँ जरूर था कि यार ये लोग कुछ गलत हैं। कहानियाँ लिखते थे। अभी लघु कथा का युग चल रहा है, ज़्यादातर लोग, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए लघु कथा बहुत से लोग लिख रहे हैं, जी लघु कथा में बहुत दम है, लेकिन जो इसके माहिर हैं, इसके ज्ञाता हैं कि लघु कथा का क्या असर होना चाहिए, लघु कथा के क्या सिद्धांत हैं, वो लोग नहीं जानते। तो जो लोग लिख रहे हैं वो अच्छा लिख रहे हैं। मैंने भी संबोधन के 2 अंक निकाले हैं अच्छा लघु कथा के, हाँ, और वो खूब चर्चित रहे। जी और अपने यहाँ राजस्थान, अपने इलाके में और राजस्थान में माधव नागदा के सामने कोई नहीं टिकता लघु कथा के क्षेत्र में। मामले में बहुत जबरदस्त लेखक है लघु कथा के। वर्तमान में जो नए नवोदित लेखक आ रहे हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्या हैसियत नहीं है कि मैं उनको मार्गदर्शन दूँ, अरे क्यों कि वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे जो आ रहा है बहुत सारा कचरा भी आ रहा है, कुछ अच्छी रचना भी आ रही है, कुछ लोग चुरा कर भी कर रहे हैं। अब मैं आपको कहना नहीं चाहता, मेरा एक आर्टिकल किसी ने लेकर सोशल मीडिया पर डाल अपने नाम से डाल दिया, और उसका लेके किसी और ने डाल दिया। सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, ऐसे में अखबार पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन दिनों दिन कम होता जा रहा है। इसके भविष्य को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में जो वल्गर चीज़ें आ रही हैं, उससे सोशल मीडिया बदनाम हो रहा है, और लोग बदनाम हो रहे हैं, लेखक बदनाम हो रहे हैं, और ये लेखक बिना रीढ़ की हड्डी के हैं, ये ज़्यादा चल नहीं पाएंगे। जिसके कलम में दम होगा वही सोशल मीडिया पर राज करेगा। बाकी साहित्यिक पत्रिकाएं लोग कहते हैं ख़त्म हो जाएगी, नहीं होगी। अखबार ख़त्म नहीं हुए, प्रिंट मीडिया कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। जब तक आदमी जिंदा है तब तक प्रिंट मीडिया जिंदा रहेगा। जैसा कि संबोधन का 50 साल का सफ़र रहा, तो काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी दिक्कतें, आपको फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कतें आई, तो ऐसे समय में आपको किन किन लोगों ने सहयोग किया? देखिए पगड़िया साहब के कल्याण प्रिंटिंग प्रेस में तो इनके 2-3 अंकों के पैसे मेरे बढ़ गए थे, कर्ज बढ़ गया। अब मैं कैसे दूं? तो मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, पैसे नहीं है पास, मेरे पत्रिका कैसे निकलेगी, और बदनामी होगी, ग्राहक भी थे तो लोगों के पास नहीं पहुंचेगी तो सोचेंगे खा गया है। तो आचार्य साहब से मेरे संपर्क थे। आचार्य कौन? निरंजन नाथ जी आचार्य थे, वो गृह मंत्री भी रहे राजस्थान के, विधानसभा के। और बोलो क्या बात है, मैंने कहा सर संबोधन पे कर्ज हो गया है 2-3 अंकों का, और मैं कैसे निकालूं और क्या करूं? देख इतनी तारीख को विधानसभा चलेगी, सही है, तो आ जाना, कुछ करते हैं। ठीक है, जेब में 10 रुपये, मेरी जेब में 100 रुपये, बस जयपुर गए हम तो वहाँ। तो क्यों क्या हुआ? तो मैंने कहा वो मैं जिस काम के लिए आया हूँ, तो यहाँ आपके यहाँ खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, सो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक कुछ लिफाफे निकाले, कुछ कागजात, उन्होंने कहा ये विज्ञापन है, मेरे पास आए हैं, जिसमें देवपुरा जी के डिपार्टमेंट का भी था, बरकत साहब के डिपार्टमेंट का भी था, एक अल्प बचत योजना का भी था। इस तरह से 3-4 विज्ञापन थे।
अच्छा, गवर्नमेंट के भी? गवर्नमेंट के, सरकारी, वो मुझे दिए। तो ये छापना यार, और एक 500 रुपये मुझे उन्होंने दिए। और एक बात बताऊँ, समस्याएं संबोधन के सामने बहुत आई। मुझे भी बहुत कई बातें सुननी पड़ी, कई परेशानियां आई, लेकिन संबोधन की यात्रा रुकी नहीं। सही बात है। आचार्य साहब ने, समर जैन ने सहयोग किया, मैं उनका जिक्र करता हूँ मेरे लेख में कहीं। समर जैन नहीं, आचार्य साहब। फिर आगे मधुसूदन पांड्या, तो इनका भी सहयोग रहा। और इनके दोस्ताना होने के बाद तो हमने यहाँ कई बड़े राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम सम्मेलन किए। और केंद्रीय सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबोधन की 400 प्रतियां हर अंक की खरीदता था। अच्छा। तो वो हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल गया। वाजपेयी साहब से लखनऊ में उन्होंने चेक आया 3500 रुपये का उस जमाने में। तो उसमें उन्होंने एक पत्र लिखा कि ये चेक सिकड़ जाए, उसके बाद मुझे फ़ोन करना और बताना कि वो आप पैसा आ गया आपके पास, और अच्छा करो और मैं और सहयोग करूँ। एक तो वो सज्जन मेरी ज़िंदगी में, ऐसे तो बहुत लोग हैं। जैसा कि आपने सुना कि एक संबोधन एक लेखक के जीवन के संघर्ष की कहानी, मुझे लगता है ये कहानी जो है ये काफ़ी रोचक है और आपको प्रभावित करेगी। इसी तरह की आगे हमारे राजसमंद की अन्य शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। यूट्यूब चैनल हमारा जयवर्धन न्यूज़ अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की रोचक कहानी आप तक आगे भी पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।